अब देखते हैं न्यू टॉपिक, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। सेंतो पटेल का पहला चैप्टर अपन देख चुके हैं, दैट इज स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। कोई भी बुक ले लो, उसमें स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ये पहला ही टॉपिक होता है। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स के बगैर आगे के जो चैप्टर्स है वो अपने कंसेप्ट क्लियर करने में दिक्कत जाती है। इसलिए स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों का नॉलेज हर चैप्टर के लिए इसेंशियल है। उसके बाद रिसेंटली अपन ने देखा है बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब ये जो दो चैप्टर्स है अपन ने अलग अलग स्टडी किए हैं। पहला जो था स्ट्रेसेस, उसमें लोड्स ये एक्चुअली अप्लाई किए गए थे। लोड जो अप्लाई किया था इट मे बी टेंसाइल या तो कंप्रेसिव, वो फोर्स का या लोड का एक्सिस जो है या लाइन ऑफ एक्शन जो है ये एक्सिस ऑफ द मेंबर से कोइंसाइड कर रहा था। दोनों एक्सिस एक ही लाइन में से पास हो रहे थे, लोड का एक्सिस और एक्सिस ऑफ द मेंबर। दो स्ट्रेसेस मीन्स स्ट्रेस मीन्स P by A, द स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सियल लोड आर कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेसेस। दूसरा चैप्टर अपन देख चुके हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस, जिसमें एक दो प्रॉब्लम्स अगर छोड़ दिए तो सभी प्रॉब्लम्स में आपने देखा होगा कि लोड ट्रांसवर्सली एक्ट हो रहा था, यानी नियर अबाउट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर। जो भी मेंबर है हॉरिजॉन्टल बीम्स थे अपने और लोड ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन से एक्ट हो रहा था। दैट लोड वी कॉल ट्रांसवर्स लोड। ड्यू टू दिस ट्रांसवर्स लोड व्हाट हैपन्स, द बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप। मेंबर ट्राई टू बेंड और ड्यू टू बेंडिंग ऑफ द मेंबर द स्ट्रेसेस डेवलप आर कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेसेस। वो अपन देख चुके हैं, इक्वेशन M/I सिग्मा बाय वाई E/R, फ्लेक्चर और बेंडिंग फार्मूला, बराबर है। अब क्या होता है, कुछ जो मेंबर्स हैं उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस ये दोनों भी साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं। अगर ये स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं एक ही मेंबर में, तो वहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसी रहेगी, ट्रेसेस कितने डेवलप होंगे, कौन से टाइप के होंगे, ये अपने को अभी देखना है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो स्ट्रक्चर्स है, स्पेशली कॉलम या एक काफ़ी हाइट वाली वॉल है या तो चिमनी या डैम, ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग ये दोनों टाइप के स्ट्रेसेस एट ए टाइम वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। अपने सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स जो है ये खास करके कंक्रीट और स्टील के कॉम्बिनेशन में बनते हैं। कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन, दैट यू नो। कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है कंक्रीट की। एट द सेम टाइम उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये काफ़ी कम है, इट इज़ वेरी वीक इन टेंशन। अब ये डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस से क्या होता है, वहाँ टेंशन डेवलप होता है या टेंशन डेवलप होने के चांसेस है। यदि वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस अगर डेवलप होते हैं और कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन, तो वहाँ टेंशन क्रैक्स आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस टेंशन क्रैक्स द मेंबर में फेल, वो फेल होने के चांसेस है उसके। या तो अगर वाटर स्टोरिंग स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे टेंशन क्रैक्स में से क्रैक अगर डेवलप हुआ तो वहाँ से सीपेज होना है, वाटर का लीकेज होना है, तो ये पॉसिबिलिटी है, बराबर है। उसके लिए कुछ चेक्स लगाना आवश्यक है ताकि उसमें टेंशन एक लिमिट के ऊपर डेवलप ना हो, जो उसकी कैपेसिटी है मटेरियल की, कंक्रीट की जितनी कैपेसिटी है वहाँ तक डेवलप हो, या तो फिर डेवलप हो ही नहीं। अगर डेवलप नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, तो ये चेक करना आवश्यक है। सो इन दिस चैप्टर
we will see the direct and bending stresses, the circumstances where the possibility of acting these two stresses simultaneously, ये अपने को देखना है। तो 3 कंसेप्ट मैं यहाँ डील करने जा रहा हूँ। पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेस स्ट्रेन पहले चैप्टर जो देखा है उसके बारे में थोड़ी सी एक आइडिया। उसके बाद में बेंडिंग स्ट्रेस ये कैसे डेवलप होते हैं उसकी थोड़ी आइडिया, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कंसेप्ट ऑफ इसेंट्रिक लोड, ये ऐसा रहेगा। यहीं से स्टार्ट होगा। वेरी सिंपल है, सिर्फ इसके कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, नाउ सपोज दिस इज एनी मेंबर vertical member resting here on the ground. This member have this axis, it is axis of the member, member का एक axis है। हर कोई member अगर है तो उसको एक axis रहेगा, बराबर है, इसमें से जाने वाला। तो वही वर्टिकल मैंने ऐसा कॉलम रखा है, अभी ये आड़ा था तो ये यहाँ से ऐसी लाइन जाएगी, दैट इज एक्सिस ऑफ द मेंबर। अब इस एक्सिस ऑफ द मेंबर में के ऊपर डायरेक्टली इफ द लोड इज एक्ट लाइक दिस ऑफ एनी मैग्नीट्यूड P, दिस लोड वी कॉल एक्सियल लोड और वी कॉल डायरेक्ट लोड। इसमें क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड is passing through the axis of the member, coincide। अगर यहाँ पर डाउनवर्ड लोड है तो नेचुरली रिएक्टिव फोर्स विल बी देयर इन अपर डायरेक्शन, रिएक्शन डेवलप होंगे। तो नेचर ऑफ द फोर्स इज हियर एक्टिंग ऑन दिस मेंबर इज कंप्रेसिव नेचर, तो कंप्रेसिव नेचर है, बराबर है। नाउ bottom cross section that I am going to draw here, this is cross section at bottom, bottom का क्रॉस सेक्शन है ये। ओके, अपन ये बॉटम का ही लेते हैं, और इसलिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस जो है ये बॉटम पे एक्ट होते हैं, क्योंकि यहां पर इस लेयर पे जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उस मेंबर्स ये फोर्स की वजह से डेवलप होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, बॉटम में ये फोर्स तो है प्लस इसका सेल्फ वेट, बराबर है, वो भी तो लेना पड़ेगा, वो भी तो लोड है एक, तो यहां पर रहता है। इसलिए एनालिसिस जो है ये अपन कॉलम का बॉटम पे करते हैं। तो बॉटम में ये क्रॉस सेक्शन लिया है मैंने, इसे कट कर दिया, और टॉप व्यू जो है ये प्लान मैंने बताया है। इन दिस केस हियर this is CG and where the load is acting here, यहां पर लोड लग रहा है। अब क्या है, सेंटर में बराबर लोड लग रहा है, तो नेचुरली द स्ट्रेस विल डेवलप यूनिफॉर्मली ओवर द सेक्शन, पूरे सेक्शन पे यूनिफॉर्मली स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। सो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर निकालना है मुझे, स्ट्रेस आपको पता है, stress is equals to basic equation we know very well, P by A. Here the stresses develop are due to direct load, so I put here suffix D, sigma D, and a direct stress distribution diagram will be like this. दिस इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इसमें जो स्ट्रेसेस है ये ऐसे डेवलप होंगे, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ। ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, दिस इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। हियर यू सी स्ट्रेस एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों सेम है, एंड दैट इज P by A सिग्मा डी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस और ये हो गई स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ओके,
यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पहले चैप्टर में, जो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस में। ओके, वहाँ पे एक्सियल लोड ही था सब तरफ, बेंडिंग वगैरह नहीं था। नेक्स्ट रिगार्डिंग बेंडिंग स्ट्रेस, ये भी हो गया है अपना। अब यदि कोई मेंबर है ऐसा, मैं यहाँ बीम न बताते हुए ये कॉलम ही बता रहा हूं। अब अल्टीमेटली अपने को क्या बताना है, बेंड करना है। तो बेंड, या तो फिर बीम को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, आप समझो हियर दिस इज बीम, दिस बीम हैविंग एक्सिस like this, it is the axis of the beam, बराबर है। अब मेरे को बताना है ट्रांसवर्स लोड, तो इस एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड बताना है। सो द लोड एक्टिंग ऑन दिस मेंबर विल बी लाइक दिस। अब ये एक ही बताता हूं मैं पहले, या ऐसे भी बता सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम। ट्रांसवर्स लोड होना चाहिए, ये लोड है ट्रांसवर्स P, बराबर है। इससे क्या होगा, इससे ये जो बीम है अपनी, बीम विल डिफ्लेक्ट, ये बीम जो है ये ऐसी डिफ्लेक्ट होंगी। दिस इज द पॉसिबिलिटी, इट इज द बेंडिंग ऑफ द बीम, बीम बेंड हो जाएंगे। डिफ्लेक्टेड शेप इलास्टिक कॉर ये अपन देख चुके हैं, बेंड हुई तो बेंडिंग एक्शन आ गई। सबसे ज़्यादा मोमेंट कहाँ पर रहेंगी, सपोर्ट पर। अगर कैंटिलीवर बीम है तो मोमेंट सबसे ज़्यादा अपनी सपोर्ट पे रहती है। सिंपली अगर सपोर्टेड बीम अगर है तो मिड स्पैन में रहेगी, कहीं तो भी लोडिंग पे डिपेंड है वो, अपन देख चुके हैं एसएफडी बीएमडी। ये जो चैप्टर है इसमें खास करके 3 चैप्टर्स का काम है, 3-4। एक स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस, दूसरा बेंडिंग स्ट्रेसेस, एसएफडी बीएमडी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये 4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ ये 5वें चैप्टर में लगने वाला है। ओके, सो हियर बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग what happens, suppose I draw here a cross section at the bottom side, यहाँ पर मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, दिस इज क्रॉस सेक्शन, दिस इज ऑल्सो क्रॉस सेक्शन। ओके, वी नो बेंडिंग इक्वेशन m by I इज इक्वल टू सिग्मा बाय y, और तीसरा E by R, तो वहाँ यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। नाउ द स्ट्रेसेस हियर आई कैन राइट स्ट्रेस इज इक्वल टू m by I इंटू y, बराबर है, ये y इधर ले लिया, और m by z भी लिख सकते हैं। वी नो z इज इक्वल टू I by y, ये y जो है I के नीचे आ जाएगा और I by y बोले तो z। ओके, नाउ दीज स्ट्रेसेस आर बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब इसमें 2 है ना, डायरेक्ट और बेंडिंग, इसलिए उसको अलग अलग सफिक्स देना आवश्यक है। जब डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस पढ़े थे वहां पर अपन ने कुछ सिग्मा डी नहीं लिखा, सिर्फ सिग्मा लिख दिया डायरेक्ट, और बेंडिंग स्ट्रेस में भी सिग्मा ही लिख दिया, सिग्मा बी वगैरह नहीं लिखा। अब यहां पर अपने को सफिक्स देना पड़ेगा सिग्मा बी, यानी ये बेंडिंग है वो डायरेक्ट है। ओके, दोनों अलग अलग है ये। अब बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अपन जो देख चुके हैं, ये इस तरह थी। ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, एक तरफ कंप्रेशन दूसरी तरफ टेंशन। अब ये लेयर जो है कंप्रेस हो रही है, यानी लेंथ कम हो रही है, इसकी लेंथ कम हो रही है बोले तो कंप्रेशन है। यहां पर इसकी लेंथ बढ़ रही है, ये ओरिजिनल लेंथ है, दिस इज ओरिजिनल लेंथ,
उससे ये जो लेंथ है ये वाली, ये ग्रेटर देन यल है एंड इट इज लेस देन यल है। अगर लेंथ कम है, इस कम हो रही है लोड की वजह से, बोले तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। अगर लेंथ बढ़ रही है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। तो हियर द स्ट्रेसेस विल बी टेंसाइल, ओके, एंड हियर द स्ट्रेसेस विल बी कंप्रेसिव, ओके। अब इसी को अपन लिख सकते हैं सिग्मा बी टी, सिग्मा बी सी। सिग्मा मीन्स स्ट्रेस, बी फॉर बेंडिंग, टेंसाइल, टी, ओके। और यहां पर सिग्मा यानी स्ट्रेस, बी यानी बेंडिंग और सी यानी कंप्रेसिव, ओके, वो भी लिख सकते हैं। यहां पर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है कंप्रेसिव और टेंसाइल है, दोनों डाटम के इधर उधर है। एक चीज यहां पर क्या है कि मैक्सिमम जो है ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, टेंसाइल कम होते हैं, और वही कंडीशन भी रहती है अपनी कि टेंशन कम से कम डेवलप हो। इसलिए कंप्रेशन जो है उसको ज्यादा प्राधान्य दिया गया है, उसको पॉजिटिव साइन यूज की जाती है, ओके। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज पॉजिटिव साइन। अगर कंप्रेशन को पॉजिटिव दे दिए है तो यहां पर भी मेरे को पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा इसको, और यहां निगेटिव साइन रहेंगे, बराबर है। दोनों को सेम नहीं रहेंगे, कंप्रेशन को पॉजिटिव, टेंशन को नेगेटिव देना पड़ेगा, ओके। तो एक चीज यहां पर ध्यान में रखना है, कंप्रेशन जो है ये पॉजिटिव साइन, और टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है इसको निगेटिव साइन यूज करने जा रहे हैं अपन आगे चल के, ओके। सो डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, इसके आइडियाज आपको है, मैंने फिर भी उसको एक रिवाइज कर दिया है और इसका अभी मैं यूज करने जा रहा हूं, ओके। नाउ द थर्ड कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी। अब यहां एक कॉलम है रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, अब इस कॉलम का एक्सिस जो है ये है एक्सिस ऑफ कॉलम, बराबर है, दिस इज द एक्सिस। अब मैं जो लोड बताने जा रहा हूं यहां पर इस डायग्राम में, आप इसको देखिए, मैं लोड अभी लगा रहा हूं यहां पर। तो लोड का जो एक्सिस है, लाइन ऑफ एक्शन है, ये है। हियर दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड and this is axis of member, axis of this member, whatever it may be, कुछ भी member रह सकता है, okay. This is axis of the member and this line. These two lines are not coinciding, दोनों एक ही पॉइंट में से, एक ही लाइन में से नहीं जा रहे, कोइंसाइड नहीं हो रहे, है ना। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है दो लाइन के बीच में, ये हो गया, इट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मीन्स इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड एंड एक्सिस ऑफ द मेंबर। तो ये जो दो लाइंस है, एक्सिस ऑफ मेंबर एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड, इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय ई, स्मॉल ई, इसेंट्रिसिटी। हो गया, ये तो समझ में आया यहां तक। अब मैं कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं। इसी मेंबर को फिर से रिड्रॉ कर रहा हूं,
यही मेंबर है अपना रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। इसकी लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ द मेंबर, दिस इज एक्सिस ऑफ मेंबर एंड द लोड एक्टिंग हियर, ये दो लाइन्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज एसेंट्रिसिटी। हो गया यहां तक, एंड दिस इज ग्राउंड। अब मुझे मॉडिफाई करके ये डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस में लेके आना है। ये लोड अगर ऐसा है तो अपना कैलकुलेशन नहीं हो सकता। इस फिगर को मैं थोड़ा मॉडिफाई करने जा रहा हूं। अब देखिए, ये जो लोड है यहां पर P, इसको मैं उठाकर यहां रखने जा रहा हूं। और मैं यहां लिख रहा हूं these two are equal। अब इस केस में ये इक्वल है क्या? नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहां एक लोड है, ये लोड है, बराबर है, लेकिन ये तो एडिशनल लोड दे दिया मैंने, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये अब इक्वल कब होंगे? मैं इस लोड को कैंसल कर देता हूं, इस लोड को, यहां एक लोड लगा दिया। अब जम गए। ये जो P और ये P दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है और कोलिनियर है। दे गेट्स कैंसल, जीरो हो गई ये। अब ये अगर जीरो हो जाता है और ये P है, यहां पे लोड है ही नहीं, तो दोनों भी केसेस सेम है। इसका अपन यूज कर सकते हैं। वी नो वन प्रॉपर्टी ऑफ कपल। यहां पर आप अगर ऑब्जर्व करते हैं ये दो फोर्सेस को, ये लाइन ऑफ एक्शन, ओके, ये फोर्स एक और ये दूसरा, दीज टू फोर्सेस, ये दोनों फोर्स जो है ये एक अपवर्ड और दूसरा ये डाउनवर्ड। It is P and distance between these two is E. If there are two forces which are unlike parallel है लेकिन unlike है, same direction नहीं है, equal in magnitude, non-collinear, they forms couple, वो couple form करते हैं। And the moment given by couple is equals to force into arm of the couple। couple का arm ये है E। this is the moment given by this couple and direction of the moment। अभी अगर मैं यहाँ पे रॉड लगा देता हूँ, ऐसे रॉड पे ऐसे फोर्सेस लगाऊंगा तो ये रॉड ऐसे रोटेट होगा, सो इट इज क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज वी कंसीडर नॉर्मली पॉजिटिव। हो गए। तो मोमेंट गिवन बाय दिस कपल इज P इंटू ई एंड क्लॉकवाइज। एंड कपल की तीसरी एक कंडीशन है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है कि मोमेंट ऑफ द कपल रिमेन्स अनचेंज अबाउट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे उठा के उसको रखो, यू विल गेट सेम वैल्यू। इसका एक प्रूफ भी वहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दिया है, दोबारा मैं यहां पे बता रहा हूं। सपोज दिस इज ए पॉइंट, यहां पर मेरे को रखना है ये कपल, तो मोमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, मोमेंट इतनी है P इंटू ई बराबर पॉजिटिव। ओके, तो मैंने ये एक कंसीडर किया है डिस्टेंस यक्स, यह डिस्टेंस यहां से और यहां से ही है। ओके, अगर मैं यहां पे मोमेंट ले लेता हूं, सो मोमेंट अबाउट ओ पॉइंट पे अगर मोमेंट लो तो ये फोर्स कैसे देगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो माइनस P इंटू यक्स बराबर है P इंटू ये ऐसे रोटेट करेगा।
ये फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट देगा तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, एंड P इंटू एक्स प्लस ई, बराबर है। वेन वी सॉल्व P इंटू एक्स, यहां पे आएगा P इंटू एक्स प्लस P इंटू ई। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, दिस टू गेट्स कैंसल एंड आंसर बिकम्स पॉजिटिव PE। अब ये आंसर ऑब्जर्व करिए, ये देखो, है ना। तो मोमेंट अबाउट O यानी कोई भी पॉइंट पे सेम ही रहती है, तो अगर कपल है तो उसको अपन कहीं भी रख सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। ओके, उसी का अपन यूज करेंगे। यहां पर ये कपल बन गई है और ये वैसे रहेगा और ये दोनों इक्वल है। अब तीसरी इक्वल टू साइन दे रहा हूं मैं यहां पर। अब उसी को दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं, उसी कॉलम को, ये कॉलम है अपना ओरिजिनल रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। ओके, इसकी ये है लाइन ऑफ एक्शन, नो सॉरी, इट इज एक्सिस ऑफ द मेंबर। अब इस एक्सिस पे मैं ये फोर्स बताने जा रहा हूं, यहां पर P, ये तो हो गए, ये दो बचे हैं, दो एनी मोमेंट है वो, बराबर है। तो उसकी मैं यहां पे एक मोमेंट बताऊंगा, दिस इज मोमेंट एंड इट इज इक्वल टू P इंटू ई। ये अपन निकाल चुके हैं अभी। ओके, P इंटू ई, P इंटू का साइन नहीं बताया मैंने, हो गया इंटू ये हो। ओके, नाउ दिस केस आई हैव कन्वर्टेड हियर टू दिस वन। अब क्या हो रहा है, इसी पॉइंट में डायरेक्ट लोड है ये, तो ये P बाय ए हो गया। ये है मोमेंट, तो ये इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं, ऊपर वाला भी कर सकते हैं, ये भी एक ही बात है, बराबर है। मोमेंट है ना। तो ये अब दोनों का कॉम्बिनेशन ये बन गया है यहां पर, ठीक है। अब मैं इसके ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकते हैं, ये है इसका क्रॉस सेक्शन। मैं थोड़ा साइज छोटी नहीं कर रहा हूं स्पेस की वजह से, नीचे तक जाना है इसलिए। ये जो क्रॉस सेक्शन है वही क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा सा मैंने यहां पे पतला निकाला है। दिस इज क्रॉस सेक्शन, यहां पर बॉटम साइड में। ओके, हाँ, नाउ यहां पर मैं अभी डायरेक्ट स्ट्रेस जो है ये बताऊंगा पहले। ये है डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी इज इक्वल टू P बाय ए। ओके, अब ये जो मोमेंट है बोले तो बेंडिंग देंगी, बेंड करेंगे इस मेंबर को। सो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दैट वी नो, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाय जेड। और यहां पर ये दोनों एक ही मेंबर पे लग रहे, सो आई हैव टू पुट हियर साइन प्लस, बराबर है। ये जो है ये इस तरह रहेगा, यूनिफॉर्म, बराबर है। और यहां पर ये टोटली कंप्रेसिव है ना, तो ये है प्लस टोटली, लेकिन यहां पर ये है प्लस, ये माइनस, क्योंकि ये है टेंशन, ये है कंप्रेशन। ओके, मैं यही बता देता हूं, ये है प्लस। ओके, ये कंप्रेसिव है और कंप्रेशन को अपन साइन यूज कर रहे हैं पॉजिटिव। यहां पर कंप्रेशन डेवलप होगा, ये ऐसे बेंड कर रही है, नेचुरली बीम विल बेंड लाइक दिस, है ना। तो ये कंप्रेशन, ये टेंशन, दोनों प्लस। तो अपने को डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का जो इक्वेशन बनेगा, दैट इक्वेशन विल बी हियर सिग्मा
इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी, एंड हियर दिस सिग्मा मे बी मैक्सिमम मे बी मिनिमम। ये दोनों की ऐड करना है। एक साइड में जब ऐड करेंगे तो यहां पे इस पॉइंट पे कंप्रेशन है तो पॉजिटिव, इधर में भी कंप्रेशन है तो पॉजिटिव, बराबर है। इस पॉइंट पे स्ट्रेसेस जो है ये दोनों को ऐड करना होगा, लेकिन इस पॉइंट पे ये कंप्रेशन है तो प्लस, यहां पे टेंशन है तो माइनस करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के लेंगे तो सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी करना पड़ेगा, और यहां पे सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी करना पड़ेगा। जब भी सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी करेंगे, ऐड करेंगे, तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ज्यादा आएगी। जब एक वैल्यू से घटाएंगे तो दूसरी मिनिमम आएंगी, कम आएगी। इसलिए सिग्मा मैक्स, व्हेन वी ऐड दिस टू थिंग, व्हेन वी यूज प्लस साइन, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये मैक्सिमम मिलेगा, और ये माइनस करेंगे तो मिनिमम मिलेगा। ओके, ये हो गया। अब इसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं, दैट वी विल सी। ओके, केसेस, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। मैं पॉसिबिलिटीज करते समय थोड़ा एक न्यूमेरिकल वैल्यूज लूंगा तो उससे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। उसका यूनिट जो है ये MPa है, ऐसा अपन कंसिडर करते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर mm। ओके, यदि इधर में लिख रहा हूं मैं सिग्मा डी की वैल्यू, इधर में लिख रहा हूं सिग्मा बी की वैल्यू, प्लस माइनस तो रहेगा, इधर में घटाना है अपने को माइनस साइड, इस साइड में है ना, ये टेंशन है ना, इसलिए। सो हियर सपोज सिग्मा डी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी, ये एक पहली केस ले ली मैंने, सिग्मा डी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। इसका मतलब अगर सिग्मा डी की वैल्यू, सिग्मा डी एंड सिग्मा बी, ये अगर 10 है और ये 5 है, ये प्लस करते हैं तो वी विल गेट आंसर 15, अगर इसको माइनस करते हैं वी विल गेट आंसर 5, बट इन बोथ द केसेस वी विल गेट पॉजिटिव साइन, है ना। सिग्मा डी की वैल्यू यदि सिग्मा बी से ज्यादा है, ये 10 है और दूसरी 5 है, दोनों को जोड़ दो पॉजिटिव 15 आएगा आंसर, बराबर है। हाँ, यदि 10 में से 5 घटा दो तो अपने को मिलेगा पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 5। दोनों भी केस में आंसर जो है ये पॉजिटिव आया है। इसका मतलब थ्रू दोनों भी एज पे, ये एज दोनों एज में फोर्सेज जो डेवलप, ट्रेसेज जो डेवलप होंगे वो कंप्रेसिव नेचर के ही रहेंगे। तो उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम लाइक दिस, एंड कंप्लीट दिस वन पॉजिटिव, है ना, इधर में भी पॉजिटिव, इधर में भी पॉजिटिव। तो इस मेंबर पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही डेवलप होंगे, अगर डायरेक्ट स्ट्रेस ज्यादा है तो टेंसिल स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगे। अब नेक्स्ट केस ऐसी हो सकती है कि सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा बी, दोनों इक्वल हो गए। तो मैं अभी क्या करता हूं, ये दोनों वैल्यूज 10 कंसीडर कर दिए। अगर ये वैल्यू 10 है तो यहां पे 20 आएगा प्लस करने के बाद, लेकिन माइनस साइन अगर यूज करते हैं इस इक्वेशन की, वी विल गेट आंसर 0, 0 है, बराबर है। तो एक एंड पे 0 और दूसरे एंड पे क्या रहेगा, ट्वाइस, दोनों सेम है तो ये डबल हो गया, तो ट्वाइस, है ना। तो उसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनेगी, इस तरह। ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। हियर इट इज ट्वाइस सिग्मा डी लिख सकते हैं, या तो ट्वाइस सिग्मा बी भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन सिग्मा डी लिखते हैं अपन, ओके। और यहां पर जो है ये 0, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, माइनस मैक्सिमम मिनिमम। यहां अगर लिखना ही है इसको कंपेयर करने के लिए, आपको लगेगा यहां सर ने कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं सिग्मा मैक्स लिख देता हूं और सिग्मा
मिनिमम लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी, ये मैक्स, ये मिनिमम रहेगी, इससे कम कम होते जा रहे हैं, और सबसे लोवेस्ट ये रहेंगी, तो मिनिमम हो गया। और यहाँ पे ट्वाइस और ये 0। अब तीसरी पॉसिबिलिटी एक हो सकती है, ये उल्टा, सिग्मा डी इज लेस देन सिग्मा बी। इसमें अभी क्या हो गया, सिग्मा बी की वैल्यू ये ज्यादा हो गई, सिग्मा बी की वैल्यू, सिग्मा बी की वैल्यू एक कंसीडर करता हूं मैं 12, ओके, और यहां पर ये वैल्यू है 10, ये कम हो गई। अब जब ऐड करेंगे दोनों तो वी विल गेट आंसर 22। जब ये माइनस साइन यूज करेंगे सो हियर वी विल गेट -2, यहां पर प्लस रहेगा, दोनों कंप्रेशन में प्लस ही रहेगा, ओके, यहां -2। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तरफ कंप्रेशन है और दूसरी तरफ टेंशन डेवलप हो गया बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी ये करीबन ऐसी बनेगी। हियर इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, ओके। सो सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम, ये तो रहेगा अपना सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम। अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में इस फाइबर में यहां पर इस एंड पर टेंशन डेवलप हुआ है, नेगेटिव आंसर आ गया, है ना। तो बेंडिंग एम की वैल्यू अगर इंक्रीज करते गए, पहले तो कुछ नहीं, कम वैल्यू है तो अपना यहां पे जम जाएगा, और थोड़ी वैल्यू एम की बढ़ा देंगे बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस बढ़ेंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस बढ़ते गए और इक्वल हो गए, डायरेक्ट के इक्वल हो गए कि अपने को ये डायग्राम मिल जाएगी। यहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आर 0, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं है, टोटली कंप्रेशन है, ओके। ये लास्ट कंडीशन है। अब इसके ऊपर मैंने अगर लोड बढ़ा दिया, है ना, यहां पे भी एग्जांपल जो है वो यही बताया था, यहां पर ये करते समय अगर इसको कांस्टेंट रखते हैं, मैंने कांस्टेंट ही रखा था, ये 10 है, बराबर है। अब इसकी वैल्यू पहले बढ़ा रहा हूं मैं 2, 7, बराबर है, फिर 10, जब तक 10 नहीं आती तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कंप्रेशन में है। जैसे ही 10 वैल्यू हो गई, ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ओके, ये बढ़ गई तो यहां पे 0 हो गया। अब जैसे ही मैं ये 11 करता हूं तो यहां पे -1, तो ये लास्ट कंडीशन है। जब तक डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों इक्वल है, यानी मैक्सिमम लिमिट तक, मैक्सिमम लिमिट है वो, तब तक इस मेंबर में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे। जैसे ही बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस से बढ़ गई तो टेंसाइल स्ट्रेसेस यहां पे डेवलप होंगे, दैट इज हार्मफुल। अप टू सर्टेन लिमिट इट इज परमिसिबल, है ना, कुछ जगह पे परमिट किया आईएस ने, ओके। लेकिन अपन कोई भी डिजाइन वहां तक जाते ही नहीं। अपनी लास्ट डिजाइन के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये वाला 0 टेंशन, टेंशन नहीं आना चाहिए। अगर कोई मेंबर में टेंशन नहीं आया, अपने को बिल्कुल टेंशन लेने का काम नहीं, देयर इज नो टेंशन कंडीशन, ओके। सो आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, ओके।